हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फिफ्थ सेमेस्टर डीयू के एग्ज़ाम के लिए। टॉपिक का नाम है पॉलिटिकल साइंस बाय मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। डस colonization provides the context for the development of modern Indian political thought? कमेंट। तो इसमें हम सिंपली देखते हैं, मेन पॉइंट पहला ये है, इससे जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे तो उससे इंडिया में नए पॉलिटिकल आइडियाज आए, स्ट्रक्चर आया एंड चैलेंजेस दैट शेप इंडियन इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सेज। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ वो देखते हैं। एक्सपोजर टू वेस्टर्न आइडियाज जैसे कि लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, नेशनलिज्म, जिसने कि आगे जाके राजा राम मोहन रॉय, दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले को उनको उनको बताया एंड दे बिकेम थिंकर्स, राइट। सो नेक्स्ट, resistance to colonial rule provided a context for the development of anti-colonial ideologies। फिर से वही चीज़ कि इससे नेशनलिज्म इंडिया में हुआ राइज, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट्स और एक्टिविटीज हुई रिवोल्यूशनरी। अगला, सोशल रिफॉर्म्स। जो भी इंडिया में पहले दिक्कतें थी, जो सोशल लेवल्स थे, लाइक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, जेंडर इनइक्वालिटी, वो सभी रुकी। लीडर्स लाइक ज्योतिबा फुले, अंबेडकर उठे उसके खिलाफ। अगला, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। जो ड्रेन थ्योरी थी विच वाज गिवन बाय दादा भाई नारोजी, इट क्रिटिसाइज्ड द colonial economic policies, shift from loyalty to questioning the legitimacy of British rule। डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल थॉट, ये आप समझते ही होंगे। मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट्स, महात्मा गांधी कंट्रीब्यूशन ये भी था, नॉन वायलेंस, अहिंसा एंड सत्याग्रह। पोस्ट colonial विजन, thinkers like Nehru, Ambedkar, they wanted India to be modern, democratic and inclusive, जिसमें सभी लोग साथ मिलकर रह सके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्कस तिलक्स आइडिया ऑफ स्वराज एंड इट्स कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस। मतलब आज के टाइम पे कैसे वो रेलिवेंट है स्वराज का आइडिया ऑफ तिलक। तो इसमें हम देखते हैं कि जो जो स्वराज है वो होता क्या है। जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इनका पूरा नाम ये है, वो स्वराज को बोलते हैं एज सेल्फ रूल या फिर सेल्फ गवर्नेंस, emphasizing political independence from British rule, advocated that स्वराज was the natural right of every Indian, कि हर किसी का हक है ये। की फीचर्स क्या हैं? पॉलिटिकल फ्रीडम, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल ऑटोनॉमी, मास मोबिलाइजेशन, असर्टिव नेशनलिज्म। अगला, कंटेम्प्रेरी रेलिवेंट में आज के टाइम पे कैसे रेलिवेंट है। सेल्फ रिलायंस एंड आत्मनिर्भर भारत, ये अच्छा पॉइंट है। अगला, डिसेंट्रलाइजेशन एंड ग्रास रूट्स गवर्नेंस, कल्चरल रिवाइवल, नेशनल यूनिटी, यूथ मोबिलाइजेशन। जी आप इन सभी पॉइंट्स को वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिएगा, बिकॉज ये सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई एम जस्ट गिविंग यू शॉर्ट समरी, राइट। सो चलते हैं अगले पार्ट पे। क्रिटिकली एग्जामिन ताराबाई शिंडे's व्यूज ऑन राइट्स। ताराबाई शिंडे, फर्स्ट ऑफ ऑल शी वाज एन अर्ली फेमिनिस्ट सोशल रिफॉर्मर इन दी 19th century, नॉन फॉर हर बुक्स। उन्होंने एक बुक लिखी थी, श्री पुरुष तुलना, A Comparison Between Women and Men, where she critiqued gender inequality. Key Views on Rights, Critique of Patriarchy, जो पेट्रियार्की होती है उसके खिलाफ। अगला, जेंडर इनइक्वालिटी, बेसिक, एजुकेशन फॉर वुमेन, बेसिक, criticism of religious orthodoxy, it's a good point। Intersectionality मतलब कि while focusing on gender issues, she was also critical of caste-based oppression, कि उन्होंने जेंडर पे फोकस तो हुआ उनका, पर साथ साथ she also focused on the caste-based oppression, right। So critical examination, आगे देखते हैं इसके अंदर की progressive stance, she was always a revolutionary, it's a good point। contextual limitations, जैसे कि focused primarily on the issues of upper caste women, मतलब कि जो इश्यूज थे अपर कास्ट वुमेन के वही देखे गए, काफी मतलब उनको ही ज्यादा फोकस में रखा गया। हर critique was more philosophical and lacked a concrete political program for women's rights,
मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि इट वाज मोर नॉट प्रैक्टिकल, एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम्स कम थे उस समय में फॉर वुमेन। तो ये कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस, आज के टाइम पे कैसे ये रेलिवेंट है, एडवोकेटिंग एजुकेशन एंड इक्वालिटी रेजोनेट्स विद ऑनगोइंग स्ट्रगल्स फॉर जेंडर जस्टिस इन इंडिया। जो आज के टाइम पे एजुकेशन और इक्वालिटी के लिए लड़कियों के लिए काम हो रहा है, या जेंडर इक्वालिटी के लिए जो काम हो रहा है, वो उस टाइम से आज तक देखते हैं तो इट समवट रेजोनेट्स। तो दिस इज द कंक्लूजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्रिटिकली एग्जामिन गांधीज व्यूज ऑन नेशनलिज्म। He also focused on Swaraj, right? And his approach combined political freedom with spiritual and social reform. It's a good point, setting it apart from the traditional nationalist ideologies. Key aspects क्या थे देखते हैं। इंक्लूसिव नेशनलिज्म, स्वराज। आई एम होपिंग कि आप फिफ्थ सेमेस्टर में हैं तो आपको बेसिक मीनिंग तो पता होंगे टर्म्स के, कि इंक्लूसिव क्या होता है, सेल्फ रूल क्या होता है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा एंड ट्रुथ, सत्याग्रह है। Social reform as integral to nationalism, decentralized vision of governance, critical examination, इसकी strength क्या थी? स्वराज and सत्याग्रह which were the main points which shaped the nationalism जो था, उसकी क्या strengths थी? Moral leadership, inclusivity, global impact, criticisms, idealism versus pragmatism, economic vision, religious undertones, जैसे कि जो अम्बेडकर है, he was the critical of Gandhi's ideology of non-Hindus and reinforcing caste hierarchies, ambiguity on communalism, मतलब कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए जो उन्होंने काम करा था, फिर भी लोगों को लगता था कि कम्युनल टेंशन्स कम नहीं हो रहे हैं। ये जो pragmatism है, इसका मतलब क्या होता है अगर हम समझना कोई कोशिश करें, इट इज द प्रैक्टिकल वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, राइट? तो आइडियलिज्म जो है, इट वाज टू मच आइडियोलॉजिकल कि वो चीज़ रियल लाइफ में होनी पॉसिबल नहीं थी। दैट्स व्हाई। कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस क्या है? डिबेट्स ऑन नॉन वायलेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस। सो बेसिकली गांधी की जो आइडियोलॉजी थी उसके बारे में बात हो रही है, और वो कैसे आज के टाइम पे यूजफुल है। अहिंसा, नॉन वायलेंस के आप यूज़ कर सकते हैं। एंड ग्रास रूट लेवल पे जो डेमोक्रेसी होती है अभी, पंचायती राज या फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन टाइप, तो वहाँ पर भी आप गांधी के आइडियाज़ को यूज़ कर सकते हैं कि ही वांटेड टू हैव ग्रास रूट डेमोक्रेसी विद द पीपल। ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिस्कस नेहरूज आइडियाज ऑन स्टेट एंड इट्स रेलेवेंस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। नेहरू के हिसाब से आइडिया ऑफ स्टेट क्या है, और आज के टाइम पे कैसे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, इंडिया में कैसे वो रेलेवेंट है? नेहरूज आइडिया ऑफ द स्टेट, डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर स्टेट। जो स्टेट है, इट शुड बी डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर। सोशलिस्ट ओरिएंटेशन की मतलब जो सभी लोग हैं देश के, उन सबको ध्यान में रखते हुए काम किया जाए। साइंटिफिक टेम्पर एंड मॉडर्नाइजेशन, मतलब कि जो स्टेट है, इट शुड बी प्रैक्टिकल, इट शुड बी मॉडर्न इन वेज ऑफ द वर्क दे डू। दे शुड embrace the science, technology, industrialization, फोकस ऑन बिल्डिंग दी IITs, एम्स, CSIR, जो बड़े बड़े होते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। ये साइंटिफिक टेम्पर एंड मॉडर्नाइजेशन, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, नेशनलिज्म एंड अलाइनमेंट, मतलब कि जो डिप्लोमेसी होती है कंट्री की, इट शुड बी इट शुड बी नॉन अलाइंड with any bloc, and the main focus should be on the self improvement, self growth of the nation. Relevance in contemporary India, secularism, same, democracy and individual rights, economic policies, scientific and technological development,
यूनिटी इन डाइवर्सिटी, नॉन अलाइनमेंट। बेसिकली गाइस जो ये पॉइंट्स है ना, ये सभी पॉइंट्स बहुत ही ऑब्वियस पॉइंट्स हैं जो कि आप इजीली पढ़ सकते हैं। आपको बस इसमें लिखना है खुद से, दीज आर द मेन पॉइंट्स विच यू शुड रिमेंबर इन द एग्जाम। आप पूरा याद करके जाओगे तो नहीं काम बनेगा। You have to just learn the main points and have a clear understanding कि क्या चीज़ कैसे है। एंड एक बेसिक सी चीज़ है ये तो, आई गेस ये तो पता होगी आपको। अगर आप सिर्फ ये 6 पॉइंट भी याद कर लेंगे इस क्वेश्चन के अंदर तो एक अच्छा आपका बन जाएगा आंसर। क्रिटिसिज्म क्या है? एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन, कि मतलब जो स्टेट है सारी पावर सेंटर में है। नेग्लेक्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नेहरू मॉडल के हिसाब से जो रूरल डेवलपमेंट है, जो गांव है, उसका डेवलपमेंट कम हो पाया या होता नहीं था। आइडियलिज्म इन फॉरेन पॉलिसी, जो फॉरेन पॉलिसी थी इट वाज टू मच आइडियलिस्टिक, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में होना पॉसिबल नहीं था। अगला क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन दीन दयाल उपाध्याय व्यू ऑन डेमोक्रेसी। सो दीन दयाल उपाध्याय जो है, ही वाज एन इंडियन फिलोसोफर एंड पॉलिटिकल थिंकर, एडवोकेटेड फॉर अ यूनिक मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी rooted in the Indian culture and values, right? की एस्पेक्ट्स क्या है डेमोक्रेसी इन इंडियन एथोस, जो इंडियन एथिक्स है उसके अंदर इंडिया की जो डेमोक्रेसी है शुड बी रूटेड। एंड जो वेस्टर्न मॉडल्स है जैसे जो जो फ्रांस या यूके ब्रिटिश के थ्रू आए थे इंडिया में, यूरोप के जो मॉडल्स हैं वो भी ठीक हैं, बट इट शुड नॉट बी कंप्लीट कॉपी पेस्ट इन इंडियाज कंटेक्स्ट। वी शुड यूज आवर ओन वेज, राइट? Second point, decentralization of power, integral humanism, rejection of caste conflict, consensus over majority rule, moral and ethical leadership, critical examination। इसकी स्ट्रेंथ क्या है? कल्चरल रेलिवेंस। सो गाइस आपने देखा होगा कि ले दे के वही पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं बारी बारी, आपको बस आंसर को लंबा लिखना है अपने हिसाब से। फोकस ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, इंक्लूसिव विजन, इसके क्या क्या क्रिटिसिजम्स है? एम्बिग्यूटी इन इम्प्लीमेंटेशन, potential risks of cultural emphasis, limited economic perspective, contemporary relevance, आज के टाइम पे कैसे relevant है, decentralization, ethical leadership, consensus in governance। अगला क्वेश्चन है एग्जामिन द व्यू ऑफ डॉक्टर अंबेडकर ऑन स्टेट एंड डेमोक्रेसी। डॉक्टर अंबेडकर आप जानते होंगे ही वाज द की आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड उनके व्यूज ऑन स्टेट क्या है? स्टेट एज अ गार्डन ऑफ जस्टिस, जो स्टेट है इट शुड गार्ड द जस्टिस, जस्टिस है हर किसी को मिले। रूल ऑफ लॉ, जो लॉ है जो एक बार लिख दिया गया है संविधान में, इट शुड बी फॉलोड ऑन अ स्ट्रिक्ट मैनर। वेलफेयर स्टेट, द स्टेट शुड वर्क फॉर द पीपल, पीपल्स वेलफेयर। सेकुलरिज्म, पता होगा आपको ये। अगला सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म, favored a strong central government to maintain unity and prevent fragmentation in a diverse country like India। मतलब कि सब लोगों को एक साथ बांध के रखना। अम्बेडकर्स व्यू ऑन डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल, इकोनॉमिक, क्रिटिक ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म, डेमोक्रेसी एज अ वे ऑफ लाइफ। आप इस सबको पॉज करके रीड कर सकते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स जो है होलिस्टिक अप्रोच, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, विजनरी पर्सपेक्टिव। Overemphasis on centralization, idealistic economic vision, conflict with traditional values। Contemporary relevance क्या है आज के टाइम पे? Social justice, affirmative action, democratic values, economic equity, right? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। Examine the concept of Hinduism as elaborated by Savarkar। So सावरकर को आप जानते होंगे, he did like he promoted Hinduism and his key elements were हिंदू राष्ट्र होना चाहिए,
and it should be defined by Hindu cultural and religious values, cultural nationalism, inclusivity of Hindu identity, opposition to colonial and Islamic influence, हिंदुत्व मतलब हिंदू नेशनलिज्म वही चीज, क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ सावरकर्स कंसेप्ट ऑफ हिंदुइज्म, स्ट्रेंथ जो है उससे जो देश की यूनिटी है वो इंक्रीज हुई, एंड जो कल्चरल जो है प्राइड इंडिया की वो हुई। क्रिटिसिजम्स, एक्सक्लूजनरी नेचर मतलब इससे फिर जो बाकी के जो थे लोग जैसे मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस या अदर जो थे कम्युनिटीज, दे वर alienated in the country। अगला religious intolerance मतलब his focus was completely on Hinduism, जैसे बाकी जो थे मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन या सिख या एनी अदर, उनके खिलाफ इनमें एक इंटॉलरेंट नजर आ गया। हिस्टोरिकल ओवर सिंप्लीफिकेशन, you can simply read the context of this statement, it's simple, right? Relevance in contemporary India, आज के टाइम पे हम देखते हैं आरएसएस एंड बीजेपी पार्टीज, दे प्रमोट द आइडियाज ऑफ सावरकर, उसके बारे में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है वो है डिस्कस द कंटेम्पररी रेलेवेंस ऑफ टैगोर्स थॉट ऑन नेशन एंड नेशनलिज्म। रविंद्रनाथ टैगोर वो क्या बोलते हैं ऑन नेशन एंड नेशनलिज्म? इट्स अ सिंपल कंसेप्ट, राइट? अगर आपको पता है कि नेशन क्या होता है और नेशनलिज्म क्या होता है, आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे इजीली। देखते हैं, यूनिवर्सलिज्म ओवर नैरो नेशनलिज्म, कल्चरल नेशनलिज्म, critique of Western imperialism, the idea of भारत माता। जो आइडिया ऑफ भारत माता है, इट हेल्प द पीपल टू कनेक्ट विद ईच अदर एंड फाइट टुगेदर अगेंस्ट ब्रिटिश, राइट? सेल्फ रियलाइजेशन ओवर नेशनलिज्म, राइट? Contemporary relevance of Tagore's thought, globalism and unity, critique of aggressive nationalism, inclusive nationalism, cultural renaissance, criticism of idealization of nation। सो गाइस बेसिकली वही चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना है, बड़ा करके लिखना है, बस सिंपल। और चीज़ों को समझ के करना है, रट्टा नहीं मारना ऑब्वियसली। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन विवेकानंद ऑन नेशनलिज्म। Vivekanand, he was a key spiritual leader and thinker, had a unique perspective on nationalism, blending spiritual values with a call for social and political revival of India। आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद को, आप देखते हैं कि एस्पेक्ट्स ऑफ थॉट ऑन नेशनलिज्म ऑफ विवेकानंद, स्पिरिचुअल, सेल्फ रिलायंस एंड स्ट्रेंथ, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, ग्लोबल नेशनलिज्म, राइट? सो दिस वाज द क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गांधी एंड स्वराज। गांधी एंड स्वराज पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। स्वराज मतलब होता है सेल्फ रूल, राइट? तो चलते हैं इसके की एस्पेक्ट पे, पॉलिटिकल स्वराज, कि हमें पॉलिटिक्स में खुद डिसीजन खुद लेने हैं। फॉर दिस ही फॉट विद द ब्रिटिश, ही डिड सत्याग्रह, इंडिविजुअल इंडिविजुअल स्वराज। फॉर गांधी जो असली सेल्फ रूल है वो चालू होता है ऑन इंडिविजुअल बेसिस। अगर आप खुद पे कंट्रोल रखते हैं, आप खुद पे निर्भर रहते हैं हर चीज के लिए, तो वो एक मॉरल डिसिप्लिन है। अगला इकोनॉमिक स्वराज, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस अगर आपके पास है अपनी। सोशल स्वराज एंड डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, मतलब ग्रास रूट लेवल पे हर किसी के साथ गवर्नमेंट काम करती है। लोहियाज व्यू ऑन फोर पिलर्स ऑफ स्टेट। फोर पिलर ऑफ स्टेट आप जानते होंगे क्या होते हैं, डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक पावर, सोशल पावर एंड स्पिरिचुअल पावर। इन 4 पॉइंट को याद कर लीजिए, थोड़ा बहुत देख लीजिए कि राममनोहर लोहिया हैं कौन। He was a prominent socialist thinker and leader, presented a critical analysis of the state and its functions। सिंपल, आपको बस ये 4 पॉइंट याद रखने हैं और इनके ऊपर लिखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राजा राम मोहन रॉय, उनके व्यू क्या थे राइट पे, की एस्पेक्ट्स देखेंगे हम।
human rights and individual freedom, religious tolerance and freedom of worship, right to education, opposition to social injustice, rights and कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।